हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट का। इससे पहले के वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जो है सभी वीडियोस देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो आज की इस वीडियो में जो है आज का ये जो है क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ और इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो इस पीडीएफ को आप लोगों को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर ही आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोग जो है सपोर्ट थोड़ा सा करा करिए भाई साहब, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और पीडीएफ को तैयार करने में, तो थोड़ी सी मेहनत ठीक है। तो आप लोग भी कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थोड़ी सी मेहनत करनी है आप लोगों को, बस एक बार लाइक के बटन पर दबाना है और थोड़ा सा कमेंट में इमोजी कर देनी है, ठीक है। इमोजी कर दो या थोड़ा सा कुछ भी लिख दो, हाई लिख दो, कुछ भी लिख दो, राम राम लिख दो, कुछ भी लिख दो भाई साहब, लेकिन थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि उससे जो है हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है और वीडियो बनाने में फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, ठीक है। आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार करने में और जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, हर एक सब्जेक्ट की आप लोगों को जो है ऐसे ही पीडीएफ मिल जाएगी और सभी क्वेश्चन पेपरों की जो है सॉल्यूशन ही लेकर आऊँगा अब मैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लो और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, कमेंट कर दो और फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये जो है इसका पेपर कोड है 16145, ठीक है। 2023 का है, ये बीएससी एजी ऑनर्स का है, पेस्ट इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को ऐसा का है ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन से आप लोगों के नीचे हैं, जिसमें से आप लोगों को 10 में से 10 मार्क के हैं क्वेश्चन ये, जिसमें से आप लोगों को 5 में से 3 करने हैं, ठीक है। कोई भी 3 करने हैं और जिसकी अधिकतम जो है शब्द सीमा जो है कितनी है, 350 है। तो उसी के हिसाब से ध्यान में रख करके ही बनाया गया है, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत शब्द ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन ध्यान में रखा गया है। थोड़ा बहुत अंतर होगा लेकिन ज़्यादा नहीं है अंतर, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि थोड़े शब्द ज़्यादा हो या थोड़े शब्द कम हो, ठीक है। लेकिन कम होंगे तो वो भी उसी हिसाब से है, अगर आप एक एक शब्द याद कर लेते हैं वही आपके एग्जाम में आता है, तो अगर आप लिख देते हैं तो आपके नंबर नहीं घटेंगे, कम भी है तब भी आपके नंबर नहीं घटेंगे, इस बात की गारंटी हमारी है। अगर आप जैसा हमने इस पीडीएफ में लिखा है वैसा अगर आप अपने एग्जाम में लिखकर आते हैं, आपका कोई भी नंबर नहीं घटेगा, ठीक है। और बढ़कर ही मिलेंगे आपको नंबर, क्योंकि इसमें पॉइंटों के बारे में ज़्यादा बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश में जो है आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा और उसका जो है आंसर मिल जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों को जो है हिंदी में जो है क्वेश्चन मिल जाएगा और उसका आंसर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आईपीएम की संकल्पना का वर्णन करें और आईपीएम लागू करने की रणनीति का वर्णन करें। तो इसके बारे में देख लेते हैं आंसर में क्या बताया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आईपीएम का मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। यह एक समग्र निर्णय आधारित फ्रेमवर्क है, ठीक है। फ्रेमवर्क है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में पेस्ट अर्थात कीट के समूह को ऐसे स्तर पर नियंत्रण करना है, आर्थिक नुकसान को न्यूनतम रखते हुए पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा करें। केवल रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भर रहने के बजाय आईपीएम जैविक पारिस्थितिकी पर्यवेक्षण आधारित बहु उपायों को मिलाकर संतुलित नियंत्रण किया जाता है। तो आज की वीडियो में जो है हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाला जो है वो आप लोगों को पढ़कर बताएंगे, इंग्लिश वाला पढ़कर नहीं बताएंगे। इंग्लिश वाले जो भी छात्र हों तो उनके लिए जो है एक काम है कि यदि आप लोग कमेंट कर देते हैं तो हमारा साथ थोड़ा सा जो है मोटिवेशन बढ़ेगा, तो अगली बार से जो है आप लोगों को जो है आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। और फिर बाद को आप लोग जो है बाद को कमेंट करते हैं, तो बाद को कमेंट करने से क्या होता है, फिर जब एग्जाम पास में आ जाता है फिर वैसी फिर वीडियो डालनी पड़ती है, ठीक है। जब हिंदी मीडियम वाले छात्र ज़्यादा जुड़े हैं तो हमें उनकी फिर ज़्यादा सुननी पड़ती है, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम का लाओ, तो इंग्लिश मीडियम का फिर नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर आप कहते हैं पीडीएफ दे दो, पीडीएफ कहाँ से देंगे फिर भाई साहब, हैं। पीडीएफ जब हम सभी पीडीएफ जो है हिंदी मीडियम वाली बना रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ कहाँ से लाएंगे। तो आज की ये पहली वीडियो है, ठीक है। तो इसमें हमने बना दिया है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको हर एक वीडियो में, ठीक है, हर एक पीडीएफ में आप लोगों को इंग्लिश मीडियम का भी मिल जाएगा। नहीं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में इंग्लिश मीडियम का देखने को मिलेगा, अन्यथा जो भी
आगे की वीडियोज में जो भी डालूंगा उसमें आप लोगों को इंग्लिश मीडियम का देखने को नहीं मिलेगा। फिर आगे का देखते हैं। आगे बताया गया है मुख्य विचार, कोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो रोकथाम के बारे में क्या बताया गया है कि कीड़ों के पनपने के शुरुआती अवसर कम करना, जिसमें रेजिस्टेंट वेराइटीज, साफ पौध और साफ सफाई और खेत परिसर की स्वच्छता शामिल है। आवास हैबिटेट को ऐसे बनाना कि पेस्ट कम हो और फसल चक्र भी मददगार हो। फिर उसके बाद आ जाता है निगरानी और पहचान। तो निगरानी और पहचान में क्या बताया गया है कि नियमित सर्वेक्षण और सही पहचान आवश्यक है। इल, तो इल का मतलब देखो आप लोग देख लीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ। इल का मतलब जो है क्या है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल है। ठीक है, इल का क्या मतलब है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल है। और इल का जो है प्रयोग इस पीडीएफ में कई बार किया गया है और काफी बार किया गया है। ठीक है, कई बार किया गया है, काफी बार वो तो एक ही बात हो गई, सॉरी, कई बार किया गया है। ठीक है, तो इसका जो है अर्थ आप लोगों को जो है ध्यान में रखें। ठीक है, याद रखना इसको, चाहे तो आप अलग से इसको लिख लेना। ठीक है, या एक्शन थ्रेशोल्ड के आधार पर इंटरवेंशन तय होते हैं ताकि अनावश्यक नियंत्रण से बचा जा सके। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक्स हो सकते हैं क्योंकि बीमार चल रहे हैं, तो इस वजह से वीडियो अभी तक तो किसी न किसी सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो डाल चुके होते, लेकिन बीमार हो गए थे अभी, तो उसी वजह से वीडियो नहीं पढ़ पाई। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग जो है एडजस्ट कर लेना, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है निर्णय लेना। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि निर्णय की जीर्ण शैली पेस्ट की जीवन चक्र, पर्यावरणीय परिस्थितियों और उत्पादकता पर निर्भर है। जैव विविधता, लाभकारी जीवों के संरक्षण आदि को ध्यान में रखा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है बहु उपाय। तो बहु उपाय में क्या बताया गया है कि आईपीएम एक ही पद्धति पर निर्भर रहने के बजाय कई उपायों को क्रमबद्ध या संयुक्त रूप से लागू करता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि स्थिरता और जिम्मेदारी, दीर्घकालिक पेस्ट नियंत्रण ताकि लाभकारी जीव, परागणकर्ता और मिट्टी स्वास्थ्य सुरक्षित रहें। फिर उसके बाद बताया गया है कि आईपीएम के क्रियान्वयन की रणनीतियों के बारे में क्या बताया गया है, ये चीज पढ़ लेते हैं। तो पहले पॉइंट में बताया गया है कि रोकथाम और सांस्कृतिक नियंत्रण। तो इसमें क्या बताया गया है, कैसे कर सकते हैं रोकथाम और सांस्कृतिक नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इस चीज के बारे में जो है पॉइंटों में बताया गया है। तो क्या बताया गया है, पहला पॉइंट है सफाई और फसल रेसिड्यू का प्रॉम्प्ट निस्तारण। फिर उसके बाद बताया गया फसल चक्र और विविध फसलें ताकि पेस्ट जीवन चक्र बाधित हो। फिर प्रतिरोधी किस्मों और सही लगाने की तारीखें ताकि पीक पेस्ट दबाव से बची रहे। फिर उसके बाद आता है सिंचाई और उर्वरक का संतुलन ताकि पौधे तनाव मुक्त रहें। फिर उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट हमारा कि निगरानी और पहचान में क्या बताया गया है कि मानकीकृत नमूना विधियां और नियमित सर्वे। फिर उसके बाद आ जाता है फेरोमोन पकड़ियां, चिपचिपे जाले और दृश्य संकेतों से पेस्ट की उपस्थिति का पता। फिर उसके बाद आ जाता है थ्रेशोल्ड और निर्णय नियम। तो इसमें क्या बताया गया है कि इल और एक्शन थ्रेशोल्ड तय करते हैं कि कब हस्तक्षेप आवश्यक है। फिर उसके बाद आ जाता है जैविक और सांस्कृतिक नियंत्रण में क्या बताया गया है कि प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण या वृद्धि, बायोपेस्टिसाइड्स और बेनिफिशियल के लिए हैबिटेट बनाना। फिर उसके बाद आ जाता है रासायनिक नियंत्रण अंतिम उपाय। तो इसमें क्या बताया गया है कि चयनित और कम विषाक्त विकल्प ही इस्तेमाल करें, समय, मात्रा और तरीके पर कठोर नियंत्रण प्रतिरोध प्रबंधन के लिए मोड ऑफ एक्शन घुमाते रहें। फिर उसके बाद आ जाता है 6वां पॉइंट। इसमें क्या बताया गया है कि मूल्यांकन और अनुकूलन। तो मूल्यांकन और अनुकूलन में क्या बताया गया है कि इंटरवेंशंस के बाद परिणामों का मूल्यांकन कर अगले सीजन के लिए रणनीतियां सुधारना। फिर उसके बाद बताया गया है कि आईपीएम एक सुस्पष्ट संदर्भ विशिष्ट प्रबंधन है जो कृषि उत्पादन को पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के साथ संतुलित करता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का एक जो है क्या है, एक लॉन्ग आंसर तैयार हो गया है। इसको चाहे तो आप लोग जो है कॉपी में लिख सकते हैं, चाहे तो आप अगर कॉपी में नहीं भी लिखते हैं तो भी मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी आप लोगों को, पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि
ऐसा हो जाता है कि कई बार कि जो पीडीएफ हम इस पर मतलब जो पीडीएफ हम जिस पीडीएफ की हम जो है वीडियो नहीं बनाते हैं उस पीडीएफ को जो है हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं चैनल पे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना चाहिए। और फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, एक्सप्लेन द सिम्टम्स कॉज्ड बाय इंसेक्ट पेस्ट। तो अपने लोग जो है हिंदी वाला पढ़ते हैं, ठीक है, हम भी हिंदी मीडियम के, आप भी हिंदी मीडियम के, तो हिंदी मीडियम का अच्छा है। इंग्लिश मीडियम वाले भाई तो कमेंट ही नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, कमेंट करो तो आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाए। फिर दूसरा आ जाता है पीड़क कीट की पहचान एवं निदान का वर्णन करें, पीड़क कीट द्वारा पैदा किए गए लक्षणों का वर्णन करें। तो इसमें पीड़क कीट के बारे में बताया गया है। डिटेक्शन और निदान, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, तो इसमें क्या बताया, प्रारंभिक पत्ता लगाने, ठीक है, सॉरी पत्ता नहीं है पता, ठीक है, प्रारंभिक पता लगाने, ईयरली डिटेक्शन। तो इसमें क्या बताया गया है, ईयरली डिटेक्शन में क्या बताया गया है कि नियमित फील्ड निरीक्षण नुकसान होने से पहले कीटों को पकड़ना आवश्यक है, व्यवस्थित व्यवस्थित ट्रांसेक्ट या स्वीप नेट से निगरानी करें। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है कि पौधे की सूचकियां सूचकियां पौधे की वृद्धि में कमी, पत्तों का पीला होना, अकस्मात विल्टिंग या असामान्य रंगत देखें, ठीक है, या असामान्य रंगत देखें। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है, दृश्य निरीक्षण या विजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है, ये विजुअल इंस्पेक्शन। तो इसमें क्या बताया गया कि पत्ते, डंठल, फल, जड़ें, पत्ते, डंठल, फल, जड़ें। तो इसके बारे में क्या बताया गया कि खाने के निशान, स्टिपलिंग, छोटे छेद, रेजाद और गोंद जैसे चिपकन, फफूंदी और लार्वा, अंडे, वयस्क जैसी जीवन अवस्थाएं खोजें। फिर उसके बाद आता है ट्रैप और फेरोमोन्स। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि फेरोमोन ट्रैप से वयस्क उत्पत्ति और उड़ान के समय का अनुमान चिपचिपे या लाइट ट्रैप गतिविधि दर्शाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है नुकसान के पैटर्न, डैमेज पैटर्न्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि पत्ती का स्केलेंटोनाइजेशन, शॉर्ट हॉल, फीडिंग, डंठल तना में गालियां, फलों पर छिद्र, रस क्रेडिंग आदि पहचाने। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट। तो इसमें क्या बताया गया है, थ्रेशोल्ड और निर्णय नियम। तो इसमें क्या बताया गया है कि आर्थिक क्षत स्तर, इल या एक्शन थ्रेशोल्ड तुलना कर इंटरवेंशन का निर्णय लें। फिर उसके बाद आ जाता है नमूना संग्रह और लैब पुष्टि, इसमें क्या बताया गया है कि डैमेज टिश्यू और लाइव इंसेक्ट्स के प्रतिनिधि नमूने लें, यदि पहचान मुश्किल हो तो लैब में भेज दें या क्षेत्रीय कुंजी छवि से मिलान करें। फिर उसके बाद आ जाता है निदान, डायग्नोसिस। तो इसमें क्या बताया गया कि सटीक पहचान। तो इसमें क्या बताया गया कि मॉर्फोलॉजिकल कुंजियां, क्षेत्रीय गाइड्स या आवश्यक हो तो मोलिकुलर मेथड्स से पुष्टि करें। फिर उसके बाद आ जाता है जीवन अवस्था आकलन, लाइफ स्टेज असेसमेंट। तो इसमें क्या बताया गया कि वर्तमान जीवन अवस्था और प्रजनन स्थिति निर्धारित करें ताकि सही नियंत्रण समय तय हो सके। फिर उसके बाद आ जाता है गैर पीड़ित कारण, रोलिंग आउट। तो इसमें क्या बताया गया है कि जलवायु या आर्द्र जोखिमीय कारण, एबायोटिक स्ट्रेसेस जैसे न्यूट्रिएंट कमी, सूखा, ठंड, रसायन नुकसान भी भ्रम पैदा करते हैं, उन्हें अलग करना जरूरी है। पारिस्थितिकी संदर्भ, इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें क्या बताया गया है कि होस्ट रेंज, मौसमी पैटर्न, स्थानीय प्राकृतिक शत्रु और पिछले संक्रमणों को ध्यान में रखें। फिर उसके बाद आ जाता है लैब सहायता। तो लैब सहायता में क्या बताया गया है कि यदि फील्ड कुंजी इंक्लूसिव हो या क्वारंटाइन प्रासंगिक स्पेसीज हो तो विशेषज्ञ लैब से पुष्टिकरण करवाएं। ठीक है, तो आप लोगों को जो है दोस्तों ये पीडीएफ तभी मिलेगी जब आप लोग कमेंट करेंगे, और कमेंट नहीं करेंगे तो आप लोगों को ये पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को कमेंट जरूर करना है।
ठीक है, जो भी भाई कमेंट करेगा उसी को ये पीडीएफ मिलेगी। कमेंट करोगे पीडीएफ मिलेगी, वहाँ पर कमेंट करने के बाद जो है आप वहाँ से जाओ, डायरेक्ट आप लोगों को पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और कमेंट नहीं करोगे तो पीडीएफ फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर आप जो है यूट्यूब से ही ऐसे पढ़िए। फिर उसके बाद आ जाता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया, पादप रोग प्रबंधन क्या है और पादप रोग प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत का विशिष्ट उदाहरण सहित जो है वर्णन कीजिए। तो पहला पॉइंट आ जाता है पादप रोग प्रबंधन क्या है। तो इसके बारे में बताया गया है कि पौध रोग प्रबंधन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य पौधों में रोगाणु जनित रोगों, बैक्टीरिया और फफूंदी, वर्म्स आदि के प्रभाव को कम करना या रोकना है ताकि उत्पादन सुरक्षित रहे और पर्यावरण, मनुष्यों और जीव जंतुओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। यह निदान, रोकथाम, नियंत्रण और पुनरावृत्ति रोकने के समन्वित उपाय का संयोजन है। फिर उसके बाद बताया गया कि सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स विद उदाहरण के साथ में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ जाता है रोकथाम। तो रोकथाम में क्या बताया गया है कि उपाय और इसका उदाहरण बताया गया है। तो उपाय में क्या बताया गया है कि चुनी गई पौध जाति प्रतिरोधी किस्में, रोगजनक आधारित रोग चक्र की पहचान, साफ सफाई, संक्रमित पौधे हटाना, रोगजनक और स्रोतों को नियंत्रित करना। फिर उसके बाद बताया गया उदाहरण क्या बताया गया है कि गेहूं में रोग नियंत्रण के लिए पंकित स्वच्छता संक्रमण बीज का प्रयोग करना। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट हमारा। दूसरे पॉइंट में क्या है, जागरूकता और निगरानी। तो जागरूकता और निगरानी में क्या बताया गया, उपाय बताया गया है। उपाय में क्या है कि खेतों में नियमित निरीक्षण, बीमारी संकेतों की पहचान, बीमारी से जुड़ी मौसम स्थितियों का ट्रैक। और इसका उदाहरण क्या है कि पत्तियों पर स्पॉट्स, फफूंदी के संकेतों के लिए मासिक सर्वे मौसम के अनुसार स्पोर आउटब्रेक का पूर्वानुमान। फिर उसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट। इसमें बताया गया है तत्कालिक नियंत्रण उपाय। तो उपाय में क्या बताया गया है कि रोग के संकेत दिखते ही त्वरित रोकथाम, जीवन चक्र के अनुसार नियंत्रण का समय निर्धारण जैसे बीज, जड़ या पत्ती पर लक्षित उपाय। तो उदाहरण में क्या बताया गया है कि टमाटर में फ्यूजेरियम बीमारी के संकेत मिलते ही संक्रमणित पत्तियां हटाकर वातावरण सूखा रखना। फिर उसके बाद आ जाता है चौथा पॉइंट हमारा। इसमें क्या बताया गया है कि बहु उपाय, इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो इसमें क्या बताया गया, पहला उपाय बताया गया है। उपाय में क्या बताया गया है कि रोकथाम, जैविक नियंत्रण, तरीके चयनित रासायनिक नियंत्रण को संयोजन में प्रयोग, मिट्टी स्वस्थ बनाए रखना। फिर उसके बाद आ जाता है उदाहरण। तो उदाहरण में क्या बताया गया है कि आलू में पत्ती फफूंदी के विरुद्ध जीव जनित जीवाणु उत्तेजक और फसल चक्र का संयोजन। फिर उसके बाद आ जाता है पांचवा पॉइंट हमारा। पांचवें पॉइंट में क्या बताया गया है कि जैव विविधता और लाभकारी जीवों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो है उपाय पहले बताया गया है। उपाय में क्या बताया गया है कि प्राकृतिक शत्रुओं, कीट, पोषक परजीवी और सुरक्षित करना, रसायन प्रयोग में मोड ऑफ एक्शन का चयन। तो उदाहरण में क्या बताया गया कि धान के खेतों में रोगजनक रोकथाम हेतु जो है क्या है, बेनिफिशियल फंगी या बैक्टीरिया को बनाए रखना। फिर उसके बाद आ जाता है छठवां पॉइंट हमारा। इसमें क्या बताया गया है कि परीक्षा और पुनर्गठन। उपाय में क्या बताया गया है, नियंत्रण के प्रभाव का मूल्यांकन, परिणामों के आधार पर रणनीति में संशोधन। फिर उसके बाद बताया गया उदाहरण में कि वर्ष परिवर्तन के साथ किस मार्ग ने सबसे कम नुकसान दिया उसे अपनाना। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट कि सुरक्षित और स्थायी अभ्यास। तो इसके उपाय में क्या बताया गया, पर्यावरण मैत्रीपूर्ण विकल्प, खाद, रसायन के उचित प्रयोग, प्रतिरोध मैनेजमेंट। फिर उसके बाद उदाहरण में क्या बताया गया है कि फफूंदी नियंत्रण में कम प्रभावी लेकिन टिकाऊ बायोपेस्टिसाइड की प्राथमिकता। ठीक है, प्राथमिकता। तो फिर आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आ जाता है हमारा। चौथे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर उसके बाद आ जाता है कवकनाशी क्या है, एक आदर्श कवकनाशी के गुण या विशेषता लिखें। कवकनाशी की प्रभावित करने वाली कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो फिर उसके बाद आ जाता है इसके आंसर के बारे में। आंसर में क्या बताया, कवकनाशी क्या है। तो जान लेते हैं कवकनाशी क्या है। कवकनाशी फंगिसाइड ऐसा रसायन या जैविक एजेंट है जो रोगों का कारक कवकों को मारता है।
या उनकी वृद्धि को रोकता है। यह फसल सुरक्षा के लिए रोगजनक कवकों के विरुद्ध किया जाता है। फिर उसके बाद बताया गया कि ताकि उपज सुरक्षित रहे, गुणवत्ता बनी रहे और रोग के फैलाव को रोका जा सके। कवकनाशी प्रोटेक्टिव, रोग संक्रमण से पहले रोकथाम, क्यूरेटिव, संक्रमण के बाद विकास रोकना या इरेडक्टिव इन कलम को खत्म करने के प्रयास के रूप में प्रयोग होते हैं। पर वर्तमान कृषि प्रथाओं में आईपीएम के अनुसार प्रायः प्रोटेक्टिव और मामलों में क्यूरेटिव प्रकार की अधिक उपयोगी होती है। तो उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट। इसमें बताया गया है कि एक आदर्श कवकनाशी के गुण विशेषताएं। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि प्रभावकारिता एफिशिएंसी के में जो है क्या बताया गया है, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि लक्षित कवकों पर उच्च रोग निरोधक, नियंत्रण और कम टिकाऊ फफूंदनाशी मात्रा पर प्रभाव। फिर उसके बाद आ जाता है चयनात्मक सिलेक्टिविटी। तो इसमें क्या बताया गया है कि पौधे मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए कम विषाक्त, फायदेमंद माइक्रोफ्लोरा पर न्यूनतम प्रभाव। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट। इसमें क्या बताया गया कि स्पर्श निष्क्रियता बनाम अवशोषण। कुछ रोगों के लिए सतह आकर्षी और कुछ के लिए पत्तियों के भीतर प्रवेश करने वाले सिस्टमिक गुण लाभदायक। फिर उसके बाद आ जाता है वर्षा प्रतिरोध, वर्षा या सिंचाई के बाद भी क्रिया बनाए रखना। फिर उसके बाद आ जाता है सातवां पॉइंट में क्या बताया गया है कि अवशेष समय और पर्यावरण स्थायित्व। तो इसमें बताया गया है कि पर्याप्त अवशेष प्रभाव ताकि उपचार के बाद भी रोग निरोधक प्रभाव बने रहे, पर साथ ही पर्यावरण में जमा स्थायित्व कम हो सके ताकि खाद पानी में संदूषक न हो। ठीक है, खाद पानी में संदूषक ना हो। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा। इसमें बताया गया है प्रतिरोध रोधन। तो इसमें क्या बताया गया है कि एकाधिक क्रियापथ के साथ रोटेशन की सुविधा और प्रतिरोध विकसित न हो, इस दिशा में योजना। फिर उसके बाद आ जाता है सुरक्षा व नियामक मानक। तो इसमें क्या बताया गया है कि मान्य टैक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल, खाद्यान्न उपयुक्तता और कड़ाई से नियमनात्मक मंजूरी। ठीक है, नियमनात्मक मंजूरी। फिर उसके बाद आ जाता है संगत। तो संगत में क्या बताया गया है कि दूसरी फसल सुरक्षा उपायों, उर्वरक, कीटनाशकों के लिए मिलकर प्रयोग में आसान आईपीएम के साथ जो है सम्मिलनीय। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट। इसमें क्या बताया गया है कि लागत और प्रभावशीलता। तो इसमें क्या बताया गया कि किसान के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य, उपयोग, खुराक और अंतराल सरल। फिर उसके बाद आ जाता है उपयोग में सरलता कैसे हो सकती है? अच्छी शेल्फ लाइफ, स्थिर फार्मूलेशन और सरल छिड़काव या फवारन। फिर उसके बाद आ जाता है पर्यावरण प्रभाव। मिट्टी पानी में हलचल, कम लाभकारी जीवों पर न्यूनतम असर, बायोडिग्रेडेशन फ्रेंडली। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट। इसमें बताया कवकनाशी की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारक संक्षेप में। तो ये देखो संक्षेप में आ गए। तो पहला आ गया है रोगजनक की जीव विज्ञान और संवेदनशीलता की किस कवक प्रजाति किस्म पर निर्भर है। फिर उसके बाद आ गया है कि आवेदन का समय संक्रमण प्रारंभ होने से पहले रोके तो अधिक लाभकारी देर से देना प्रभाव घटता है। फिर उसके बाद आ जाता है मौसमी जलवायु स्थितियां। तो मौसमी जलवायु स्थितियों में क्या बताया कि तापमान, आर्द्रता, पत्तों पर जल युक्त आवरण की वास्तविक क्रिया और संक्रमण जोखिम प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आवेदन तकनीक। तो आवेदन तकनीक में क्या बताया गया कि डोज, स्प्रे कवरेज, नोजल प्रकार, स्प्रे वॉल्यूम, ड्रिफ्ट इत्यादि। फिर उसके बाद आ जाता है फॉर्मुलेशन में क्या बताया गया है कि इमल्शन, घुलनशील आदि सक्रिय अवयव की तीव्रता एवं प्रवेश क्षमता। फिर उसके बाद आ जाता है कैनोपी कैनोपी या पौध विकास, स्थित घना कैनोपाय, अधिक कवक प्रवेश,
रोग विकास अवस्था के अनुसार संवेदनशीलता भिन्न। फिर उसके बाद आ जाता है प्रतिरोध प्रबंधन। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक ही मोड ऑफ एक्शन का बराबर प्रयोग प्रतिरोध बढ़ता है। पर्यावरणीय, ठीक है, पर्यावरणीय में क्या बताया गया है कि मिट्टी में एडसॉर्ब होना, फोटो डिग्रेडेशन आदि प्रभावी जीवन काल को प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है टैंक मिक्स और संगतता। कुछ अनुपालन अन्य रसायनों के साथ असंगत हो सकते हैं, एफिशिएंसी घट सकती है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आ गया हमारा 5वां। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पौधों में रोग प्रतिरोध से तात्पर्य है और रोग प्रतिरोध किस्में विकसित करने की विभिन्न विधियों का जो है वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले बताया गया है डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट्स, पौधों में रोग प्रतिरोध, ठीक है। तो पौधों में रोग प्रतिरोध का तात्पर्य उन गुणों से है जो पौधों को रोगजनकों के आक्रमण, संक्रमण या रोग मद्देनजर होने वाली क्षति से बचाते हैं या कम करते हैं। प्रतिरोध जैविक रासायनिक और प्रबंधन आधारित उपायों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह उच्च उपज, बेहतर गुणवत्ता और स्थिर उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आ जाता है रोग प्रतिरोध विकसित करने के तरीके, कि कैसे रोग प्रतिरोध विकसित कर सकते हैं। प्राकृतिक विरासत, आनुवंशिक प्रतिरोध। तो इसमें पॉइंट में बताया गया है कि विभिन्न किस्मों या ब्रीडिंग पद्धतियों के जरिए रोग प्रतिरोधी गुणों का चयनित करना। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा वाला, क्लोनिंग या हाइब्रिडिंग से रोगरोधी गुणों को स्थिर करना। फिर उसके बाद आ जाता है लाभकारी क्वालिटी। तो इसमें क्या बताया गया कि सघनता, फसल नीति के अनुसार प्रतिरोधी स्टेम या पत्तियों के गुण। फिर उसके बाद आ जाता है चयनित या चयन। तो इसमें क्या बताया गया कि रोग प्रतिरोधी स्रोतों, जीन या लाइनों से गुण लेकर सामान्य किसान प्रयोगनीय किस्में विकसित करना। फसल चक्र के अंतर्गत बहुउद्देश्य प्रतिरोध एक से अधिक रोगों के खिलाफ प्राप्त करना। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, इसमें बताया गया है कि माइक्रोबायोम या जैव सुधार। तो इसमें क्या है कि जीन ट्रांसफर। तो जीन ट्रांसफर के बारे में क्या बताया गया, विशिष्ट रोग प्रतिरोधक आर जीन्स या पाथवे जीन्स जोड़कर प्रतिरोध बढ़ाना। फिर उसके बाद आ जाता है CRISPR केश तकनीक। तो इसमें क्या बताया गया कि लक्षित जीन एडिटिंग से रोग प्रतिरोध बढ़ाने के लिए संतुलित परिवर्तन करना। फिर उसके बाद आ जाता है RNAi या लिप, रोगजनक के लिए सहायक अंकों को दबाकर प्रतिरोध बढ़ाना। फिर उसके बाद आ जाता है परंपरागत चयन के साथ संरक्षण, मेकर असिस्टेड सिलेक्शन मास। तो इसमें क्या बताया गया है कि DNA मार्कर के साथ रोग प्रतिरोधी गुणों का जल्दी और सटीक चयन। फिर उसके बाद बताया गया कि बहुदोषी प्रतिरोध के लिए एकाधिक जीनों का संयोजन आसान बनता है। फिर उसके बाद आ जाता है 5वां पॉइंट, इसमें बताया गया है कि फसल चक्र और पर्यावरणीय शर्तें। तो इनमें 2 पॉइंट बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं, रोग प्रतिरोधी वातावरण बनाना, जैसे उचित दूरी, समय पर रोपण, उचित जल निकास। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में है कि फसल चक्र, समय सीमा और ताजे बीज का चयन ताकि रोग विकास कम हो। फिर उसके बाद आ जाता है एपिडेमिक, एकीकृत रोग प्रबंधन IPM के साथ संयोजन। तो इसमें 2 पॉइंटों में क्या बताया गया है, प्रतिरोधहीन क्लासेस का संयोजन, जैव उत्पादन और रासायनिक नियंत्रण के साथ संतुलित उपयोग। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, इसमें बताया गया है कि प्रतिरोध के टिके रहने के लिए मोड ऑफ एक्शन का रोटेशन और ड्रग फ्रीजेशन। फिर उसके बाद आ जाता है सरल निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या बताया गया कि रोग प्रतिरोधी पौधे पालन का लक्ष्य स्थिर उपज और कम नुकसान है। चयन, बायोटेक्नोलॉजी, मास और IPM का संयोजन अधिक प्रभावी रहता है। तो दोस्तों हमने जो है अब खंड जो है आ गया है, हमने
एक कॉपी में लिख करके रखा भी है कि कैसे आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। अगर आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी चाहिए कि एग्जाम में कैसे लिखना है, आप हमारे तरीके को जानना चाहते हैं कि हम कैसे लिखते थे, ठीक है, या कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को जो है कमेंट में कमेंट करना है, और उसके बाद हम एक वीडियो बना देंगे कि जो है कैसे यूनिवर्सिटी की कॉपीज में लिखा जाता है। तो देख लेते हैं सेक्शन बी के खंड को, खंड बा, ठीक है, सेक्शन बी खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या बताया गया है, इसमें आप लोगों को 7 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आप लोगों को 5 के उत्तर देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का होगा, और जिसमें जो है अधिकतम शब्द सीमा जो है 150 है। तो आप लोगों को जो है सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है उनके आंसर मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है दैहिक कीटनाशी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दैहिक कीटनाशी पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा में क्या बताया गया है कि ऐसे कीटनाशक जो पौधे के कल्चर धारक भागों, पत्ती, डंठल, फलों में अवशेषित होकर जहरीला तत्व बन जाते हैं और संविदी कीटों को आंतरिक रूप से मार देते हैं। संवेदी कीटों को जो है आंतरिक रूप से जो है मार देते हैं। फिर इसकी कार्यप्रणाली क्या है वो पढ़ लेते हैं। इसकी कार्यप्रणाली में बताया गया है कि अवशेषों के बाद ट्रांसक्स द्वारा डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन द्वारा पौधे के सभी भागों का फैलना भ्रमित होने से मीठे पत्तों, फूलों और फलों में का आइडिस किया जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, उपयोग। तो उपयोग में क्या बताया गया है कि पत्तेदार कीट, पत्तों के भीतर रहने वाले कीट, यथा स्पाइर, पत्ते के भीतर रहने वाले सुगंधित कीट के नियंत्रण के लिए उपयुक्त आईपीएम के साथ मिलकर प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है फायदे। तो फायदे में क्या बताया गया है कि एकीकृत नियंत्रण में कम स्प्रेस, बेहतर कवरेज, कवक या कीट के भीतर प्रवेश से प्रारंभी। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट। तो अगले पॉइंट में क्या बताया गया है कि सावधानियां। तो सावधानियों में क्या बताया गया है कि गलत खुराक या अत्यधिक उपयोग से प्राकृतिक पूंजी घट सकती है, प्रतिरोध विकसित हो सकता है, पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, नियमन और सुरक्षा निर्देश अनिवार्य पालन करें। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा क्वेश्चन हमारा। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, प्लांट क्वारंटीन, पादप संगरोध क्या है, पादप संगरोध क्या है। तो ये क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्लांट क्वारंटीन वह विशेष व्यवस्था है जो पौधों, बीज, मिट्टी और पौधों से जुड़े उत्पादों को निर्यात आयात के समय संक्रामक रोग, कीटों और अन्य जोखिमों से मुक्त करने के लिए लागू की जाती है। इसका उद्देश्य देश या संघ के कृषि आर्थिक नुकसान से बचाव करना है और जैव विविधता सुरक्षा निश्चित करना है। फिर उसके बाद आ जाता है इसके बारे में जो है मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु कौन से हैं, नियंत्रण उपाय। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि रोगजनक कीट और अन्य खतरनाक जैविक पदार्थों की आवाजाही पर निरीक्षण और क्वारंटीन करना। फिर उसके बाद आ जाता है कागजीकरण। तो कागजीकरण में क्या बताया गया है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, प्लांट क्वारंटीन प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन। फिर उसके बाद आ जाता है सीमा शुल्क सहयोग। तो इसमें क्या बताया गया है कि आयात निर्यात के समय नियमों के अनुसार सुरक्षा मार्गदर्शन और डेडिकेटेड निरीक्षण जांच। फिर उसके बाद आ जाता है आईपीएम संगत। आईपीएम संगत में क्या बताया गया है कि सतर्क निगरानी और जोखिम आकलन के आधार पर निर्जीव और जैविक उपायों का संयोजन। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, इसमें बताया गया है कि लाभ। तो लाभ में क्या बताया गया कि रोग कीट प्रवृत्ति को रोककर घरेलू उत्पादन, निर्यात मानक और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में क्या बताया, नीम में कीटनाशी के गुणों को लिखिए। नीम में कीटनाशी के गुणों को लिखिए। तो इसमें क्या बताया गया, प्रमुख सक्रिय घटक तिमोल मुख्य फार्मल घटक है। इसके साथ निम्बिन, सेलेनिन आदि भी मिलकर प्रभाव बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, इसमें बताया गया है कि बहुक्रियात्मक प्रभाव। नीम त्वरित मारक नहीं है, यह कीट के विकास चक्र, प्रजनन और भोजन व्यवहार को दखल देकर नियंत्रण करता है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रजनन रोधक
प्रभाव, प्रजनन रोधक प्रभाव। तो इसमें क्या बताया गया है कि अंडों से लार्वा तक पहुंचने में बाधा, लार्वल ग्रोथ इनहिबिशन और पुपेशन में देरी, कुछ प्रजातियों में मृत्यु दर बढ़ती है। फिर उसके बाद आ जाता है असक्षमण या भोजन उत्तेजना। इसमें क्या बताया गया है कि कीट भोजन चयन में असुरक्षा पैदा कर देता है, जिससे नुकसान कम होता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि वयस्क प्रभाव। इसमें क्या बताया गया है कि प्रजनन क्षमता घटती है, गैस्ट्रिक सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। और फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, इसमें बताया गया कि चयनित और सुरक्षा लाभकारी परभक्षी या पर्यावरण पर कम अपेक्षित विषाक्तता जैविक खेती में उपयुक्त। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, इसमें बताया गया है कि विविध फार्मूलेशन नीम ऑयल, एचडीरेस्टिन लघु अंश, नीम बेस्ड फॉर्मुलेशंस आदि के रूप में स्प्रे, डिप, फार्म, दंडा मैट्रिक्स शामिल। फिर उसके बाद आ जाता है आईपीएम संगत। तो आईपीएम संगत में क्या बताया गया है कि रासायनिक के साथ एकीकृत पेस्ट मैनेजमेंट में, सम्मिलनी रेजिस्टेंस मैनेजमेंट में मददगार। फिर उसके बाद आ जाता है पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव में क्या बताया गया है कि बायोडायवर्सिटी पर कम नकारात्मक असर, मिट्टी, जल में व्यवहार्य और लाभकारी जीवों पर कम प्रभाव। फिर उसके बाद आ जाता है जैविक नियंत्रण। तो जैविक नियंत्रण में क्या बताया गया है, जैविक नियंत्रण में संक्षिप्त टिप्पणी करने को कहा गया है। तो इसमें जो है बताया गया है कि जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल एक पर्यावरण अनुकूल विधि है, जिसमें कीट, खरपतवारों और बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए उनके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे परजीवी, शिकारी, रोगाणु या उनके उत्पादों का उपयोग किया जाता है, ताकि रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो सके और मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण पर बुरा असर न पड़े। इसका लक्ष्य कीटों का पूर्ण उन्मूलन नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान न पहुंचाने पर वाले स्तर तक प्रबंधित करना है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहे। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, इसमें बताया गया कि जैविक नियंत्रण के तरीके, कि जैविक नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। पहला आ जाता है शास्त्रीय जैविक नियंत्रण। तो इसमें क्या बताया गया है कि किसी आक्रामय प्रजाति के प्राकृतिक शत्रुओं को उनके मूल क्षेत्र से लाकर ऐसे क्षेत्र में छोड़ा जाता है जहां वे आक्रामक हो जाते हैं, ताकि वे मूल प्रजाति को नियंत्रित कर सकें। फिर उसके बाद आ जाता है संवर्धन। इसमें क्या बताया गया है कि प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लेडी बग, परजीवी ततैया को बड़ी संख्या में प्रयोगशाला में उगाकर फसलों पर छोड़ा जाता है, ताकि वे कीटों को तुरंत नियंत्रित कर सकें, खासकर ग्रीन हाउस में। फिर उसके बाद आ जाता है संरक्षण में क्या बताया गया है कि प्राकृतिक शत्रुओं जो पहले से मौजूद है उनको जो है भोजन, आश्रय और वैकल्पिक मेजबान प्रदान करके उनके वातावरण को बेहतर बनाया जाता है, जिससे उनकी आबादी बढ़ती है और वे कीटों को नियंत्रित करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, ठीक है। इसमें बताया गया है कि परमाणु नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि बड़ी संख्या में विकिरण वांझ नर कीटों को छोड़ा जाता है, जो मादाओं के साथ संभोग करते हैं और वांझ अंडे देते हैं, जिससे आबादी घट जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है इसके उदाहरण में क्या बताया गया है कि ऑस्ट्रेलियाई लेडीबग रोडोलिया कार्डिनालिस को कैलिफोर्निया में कोटनी कुशन स्केल नामक कीट को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था, और यह कैसा रहा, सफल रहा। फसल के कीटों जैसे एफिड्स, व्हाइट फ्लाई को नियंत्रित करने के लिए परजीवी और शिकारी कीटों का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है इसके लाभ को जो है पढ़ लेते हैं। पहले पॉइंट में क्या बताया गया है कि रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से बचकर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा होती है। फिर उसके बाद आ जाता है कि कीटों के प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने का जो है जोखिम कम होता है। फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बहाल करने में जो है मदद करता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन आ जाता है कि आर्थिक दहलीज स्तर का क्या महत्व है, इसके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि सबसे पहले तो इसकी जो है परिभाषा दी गई है। तो इसकी परिभाषा में क्या बताया गया है कि ETL वह पेस्ट की जनसंख्या है जिस पर नियंत्रण उपाय
शुरू करने चाहिए ताकि नुकसान EIL इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक न पहुंचे, यानी जब नुकसान की लागत नियंत्रण लागत से कम या बराबर हो जाए, लेकिन ETL से पहले कदम उठाना बचत देता है। फिर उसके बाद आ जाता है आर्थिक कुशलता। इसमें क्या बताया गया है कि ETL पर या इसके पहले कार्रवाई करने से कुल नुकसान को कम किया जा सकता है और नियंत्रण के लिए अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है संसाधन का उचित वितरण। तो संसाधन के उचित वितरण में क्या बताया गया है कि ETL सीमित संसाधनों, श्रम, पैसा, इनपुट को बेहतर तरीके से लगाए जाने में मदद करता है। पेस्टिसाइड्स के अति उपयोग को रोका जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है पर्यावरण और स्वास्थ्य लाभ। तो इसमें क्या बताया गया है कि ETL आधारित निर्णय रसायनों के उपयोग को घटाता है और जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण कम होता है और नॉन टारगेट जीवों की सुरक्षा बनी रहती है। फिर उसके बाद आ जाता है रेसिस्टेंस प्रबंधन। तो इसमें क्या बताया गया कि समय पर और विवेकपूर्ण आवेदन रसायनों के बार बार एक ही तरीका प्रयोग करने से बचाते हैं, जिससे पेस्ट रेजिस्टेंस विकसित होने की संभावना कम होती है। फिर उसके बाद बताया गया कि IPM फ्रेमवर्क, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या बताया गया है कि ETL IPM का केंद्रीय हिस्सा है। स्काउटिंग, निगरानी, आर्थिक विश्लेषण और विविध नियंत्रण उपायों, सांस्कृतिक, जैविक, यांत्रिक, रासायनिक के साथ मिलकर सतत नियंत्रण देता है। और फिर बताया गया कि वातावरणीय और मार्केट जोखिम का शमन। तो इसमें क्या बताया गया है कि ETL बाजार की कीमतों, फसल वैल्यू और जोखिम को ध्यान में रखकर निर्णय अनुदेश प्रदान करता है। मौसमी अनिश्चितताओं में भी स्पष्ट निर्णय देता है। फिर उसके बाद बताया व्यावहारिक विचार में क्या बताया गया कि ETL मान निर्धारित होते हैं। तो ETL मान व्यवहारिक विचार में बताया गया पहला पॉइंट है ETL मान निर्धारित होते हैं और फिर है फसल मूल्य, बाजार कीमत, प्रमुख पेस्ट और उसका नुकसान और अलग अलग पेस्ट डेंसिटीज पर यील्ड लॉस और नियंत्रण उपयोग की लागत और प्रभावशीलता, किसान का जोखिम भरण और पर्यावरणीय प्रतिबंध। और फिर आ जाता है ETL सार्वभौमिक नहीं होता है, यह पेस्ट और फसल विशिष्ट होता है और स्थानीय परिस्थितियों, मौसम और रेजिस्टेंस के अनुसार समायोजित किया जाता है। EIL से संबंध क्या है? तो EIL वह पेस्ट डेंसिटी है जिस पर आर्थिक नुकसान नियंत्रण लागत और बराबर या उससे अधिक हो जाता है। ETL को अक्सर EIL से नीचे सेट किया जाता है ताकि समय रहते कार्रवाई संभव हो सके। तो ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, लंबा है और इसको आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है, 3 नंबर में आप लिख सकते हैं, लेकिन इससे आप कम करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये लंबा है थोड़ा, ये लगभग ये समझ लीजिए आप 10 नंबर में आप इसको लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 10 नंबर मिलेंगे। जितना इसमें लिखा है अगर इतना आप लिख देते हैं तो इसके 10 नंबर आपको मिलेंगे और 3 नंबर के लिए आपको इसमें जो है कम करना पड़ेगा, ठीक है, इससे आप कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो है सेक्शन C आ जाता है, खंड सा आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाते हैं। तो इसमें जो है 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से आपको सभी प्रश्नों को जो है हल करना है, जिसकी शब्द सीमा जो है 50 है, ठीक है, शब्द सीमा जिसकी 50 है। तो सबसे पहले आ जाता है डिफाइन हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या है? तो ये डिफाइन करना है। तो इसमें क्या बताया गया है कि हाइपरट्रॉफी या अतिवृद्धित, ठीक है, हाइपरट्रॉफी या अतिवृद्धि उत्तक या अंग के आकार में वृद्धि जो कोशिकाओं के आकार में वृद्धि के कारण होती है। जैसे तो इसमें पॉइंट बताया गया है, पॉइंट में क्या बताया गया है कि कृषि संदर्भ में यह अक्सर पौधों में रोगजनक संक्रमण के कारण असामान्य अत्यधिक वृद्धि या उत्तक का मोटा होना होता है। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट, इसमें बताया व्हाट इज ट्रिचोडर्मा, कि ट्रिचोडर्मा क्या है। तो इसमें क्या बताया गया है कि ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का कवक है जो व्यापक रूप से जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि यह मिट्टी में पाया जाने वाला एक लाभकारी कवक है जो पौधों के रोगों को नियंत्रण करने में मदद करता है, विशेष रूप से जड़ और मिट्टी जनित रोगजनकों के खिलाफ प्रभावी है। फिर उसके बाद आ जाता है 7वां पॉइंट। 7वें पॉइंट में क्या बताया गया, भारत की इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो आर्थिक क्षति स्तर कीटों की वह न्यूनतम संख्या या घनत्व है जो उस बिंदु पर आर्थिक क्षति पहुंचाना शुरू कर देता है जहां नियंत्रण की लागत क्षति से होने वाले नुकसान को कम करती है या कम होती है।
फिर उसके बाद इसमें पॉइंट में बताया गया है कि यह एकीकृत कीट प्रबंधन IPM में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो यह निर्धारित करने में मदद करती है कि कीट नियंत्रण उपयोग की आवश्यकता कब है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, इसमें बताया गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑन सीड बॉर्न डिजीज, बीज जनित रोग। ठीक है, तो बीज जनित रोग वे पादप रोग हैं जिनके रोग जनक जैसे कवक, बैक्टीरिया, वायरस बीज के अंदर या सतह पर मौजूद होते हैं। ये रोगजनक बुवाई के बाद अंकुरण को कम कर सकते हैं या युवा पौधों को संक्रमित कर सकते हैं, जिससे फसल की पैदावार और गुणवत्ता का गंभीर प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज सोइल सोलराइजेशन? ठीक है, व्हाट इज सोलराइजेशन? सोलराइजेशन क्या है? सोइल सोलराइजेशन क्या है? तो मृदा शोरियन, ठीक है, मृदा शोरियन एक गैर रासायनिक विधि है जिसमें मिट्टी को प्लास्टिक की चादर से ढककर और ऊर्जा का उपयोग करके मिट्टी के तापमान को बढ़ाया जाता है। फिर इसके पॉइंट में बताया गया है कि यह विधि मिट्टी में मौजूद कई रोगजनकों, कीटों, नेमाटोड और खरपतवारों को मारने या कम करने में जो है मदद करती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और पौधों का स्वास्थ्य सुधरता है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो है ये 1 नंबर वाले जो है क्वेश्चन आप लोगों को जो है इंग्लिश में नहीं दिए गए हैं, तो इनको आप जो है सर्च करके भी देख सकते हैं, इतने कोई ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो इनको आप सर्च करके देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, और बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए तो पूरा करा है हमने। ठीक है, जितना हो सका हमसे उतना हम करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। लेकिन आप लोग जो है सपोर्ट करिए हमें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एक अच्छा सा। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, असल में अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से और अन्य वीडियोज़ को लाऊं तो आप लोगों को जो है कमेंट करना है। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।